तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज देखिए, मेरा यहाँ पे टॉपिक है, टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट टीडीएस। टीडीएस मतलब यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी कि टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि टीडीएस क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो उसको मैं एक कंटेंट बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आपके सामने शो करने वाला हूँ लाइव कि कैसे हम लोग टीडीएस के बारे में डिटेल में वीडियो में बना रहा हूँ। तो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिससे कि वो भी इस नॉलेज को ग्रैब कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टीडीएस का जो टैली में होता है, टैली में टीडीएस का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ ठीक मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको सिर्फ टीडीएस का डिटेल वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपके पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टीडीएस का मैं डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर वन पॉइंट में लूंगा। तो नंबर वन पॉइंट में रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। मैं जब आपके सामने एकदम लाइव करके दिखाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक। तो देखिए, मैं इसको हेडिंग को अंडरलाइन कर देता हूँ और मैं इसको आपके सामने करने वाला हूँ, बिकॉज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे तरीके से और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस क्या होता है, सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए, इनकम ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉर्मली इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉर्मली calculated in the assessment year, normally calculated in the assessment year, and tax tax is paid thereafter। यानी कि आपका यहाँ पे इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो आपका इनकम रहेगा वो आपका क्या हो रहा है, नॉर्मली कैलकुलेटेड हो रहा है इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का इनकम जो रहेगा वो अगर कैलकुलेट हो रहा है नॉर्मली असेसमेंट ईयर में, एंड टैक्स जो पेड होगा उसके बाद आपका जब कैलकुलेट होगा वो टैक्स होगा, यानी कि देयर आफ्टर। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन, इफ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन अर्न्स इनकम इन द ईयर, सपोज अर्न्स इनकम इन द ईयर, ठीक, इन द ईयर 2000, सपोज मैं एक बैक डेट लेता हूँ, सपोज 2018 लेता हूँ, 2018 से 2019, ये मेरा असेसमेंट ईयर हो रहा है, ठीक, फाइनेंशियल ईयर हो रहा है जिसको मैं बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इनकम अर्न कर रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर 2018 टू 2019, यानी कि 18-19 के असेसमेंट ईयर में वो एक इनकम अर्न कर रहा है, देन इट विल इट विल बी कैलकुलेटेड इट विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर। अब 18-19 था तो मेरा कैलकुलेटर होगा 1920, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर का जो इनकम रहेगा वो नॉर्मली कैलकुलेटर होगा इन द असेसमेंट ईयर में कैलकुलेटर होगा, एंड टैक्स इज पेड देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद ही आपका टैक्स स्टार्ट होगा पेड होना। बट फॉर एग्जाम्पल, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन अर्न इनकम इन द ईयर 2018-19, अगर कोई पर्सन इनकम अर्न कर रहा है 2018-19 के असेसमेंट ईयर में, तो इट विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर 2019 एंड 2020, यानी कि वो कैलकुलेटेड होगा ईयर 19-20 में।
ठीक, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। 19-20 में इसका कैलकुलेटर होगा। एंड द टैक्स विल सॉरी टैक्स विल ऑल्सो बी, ठीक, टैक्स विल ऑल्सो बी पेबल इन 2019-20, ठीक। तो यानी कि टैक्स भी पेबल होगा उसी ईयर में। सो क्लॉज निकलता है, सो द गवर्नमेंट हैज टू वेट, यानी कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फॉर दी, किस चीज के लिए, फॉर दी फंड टिल द एंड, यानी कि जब तक आपका डेट एंड नहीं हो रहा, टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नॉर्मली कैलकुलेटेड इन द असेसमेंट ईयर में नॉर्मली कैलकुलेटेड होता है, एंड टैक्स इज पेड देयर आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इनकम अर्न कर रहा है इन 2018-19 असेसमेंट ईयर में, देन इट विल बी कैलकुलेटेड, जो टीडीएस कैलकुलेटेड होगा वो कैलकुलेट होगा आपका 1920 के ईयर में। एंड द टैक्स विल बी ऑल्सो बी पेबल इन 1920, यानी कि टैक्स उसको पेमेंट करना होगा 1920 में। सो द गवर्नमेंट हैज टू वेट, यानी कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा वेट करना होगा फॉर द फंड आने का वेट करना होगा टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल का जो ईयर होगा उसकी एंड तक आपको गवर्नमेंट को वेट करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। अगेन, इफ अ पर्सन रिसीव इफ अ पर्सन, अब मैं कुछ अमाउंट के साथ कर रहा हूं। इफ अ पर्सन रिसीव रिसीव्ड रुपीज, सपोज 30,000, मैंने एक अमाउंट लिया 30,000 एज मंथली सैलरी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मंथली सैलरी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है रुपीज 30,000 एज मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग कोई पर्सन 30,000 रिसीव कर रहा है, देन हिज एनुअल इनकम विल बी 3,60,000। देन द एनुअल इनकम विल बी 3,60,000, मतलब उसका एनुअल इनकम हो रहा है 3,60,000। अब मैं एज्यूम करता हूं यहाँ पे, वी एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करूंगा मैं, द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन, सपोज वी अज्यूम दैट द टैक्सेबल इनकम, क्योंकि वहां पे उसका टैक्सेबल इनकम होगा इतना, तो टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन, यानी कि इस पर्सन का मेरा टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, इज रुपीज 3,25,000, ये मेरा टैक्सेबल इनकम। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, यानी कि आपका आफ्टर डिडक्टिंग, अब आप कुछ सैलरी इनकम कर रहे हैं तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे आपका, उसका सैलरी होता है 3,60,000, यानी कि 30,000 पर मंथ, तो उसका डिडक्शन क्या होना चाहिए, टैक्सेबल इनकम 3,25,000। बिकॉज अगर 3,25,000 इसका टैक्सेबल इनकम है आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब डिडक्ट किया गया है उसके सैलरी में से ऑल द एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, ठीक। तो टैक्स पेबल बाय द पर्सन, यानी कि टैक्स उसको पेबल कितना करना पड़ेगा, टैक्स पेबल बाय द पर्सन, ठीक, एज कैलकुलेटेड, यानी कि उसको टैक्स जो पेमेंट करना पड़ेगा उस पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब उस पर्सन को टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को उसके सैलरी के अकॉर्डिंग। तो एबव इनकम, यानी कि इस इनकम के ऊपर उसका टैक्स बनेगा रुपीज 7,725, यानी कि 7,725 रुपीज का उसका टैक्स बनेगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस, ठीक। नाउ अगर गवर्नमेंट डिमांड करता है टोटल टैक्स एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक, अगर गवर्नमेंट डिमांड करता है कि चलिए टोटल टैक्स आपका जो भी है एंड ऑफ ईयर वो कितना है,
इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि जो अगर गवर्नमेंट सपोज आपका सैलरी है 3,60,000, जिसमें से आपका डिडक्शन जो भी प्रोविडेंट फंड जो भी ईएसआई का डिडक्शन होता है वो मिला करके आपका 3,25,000 हो रहा है डिडक्शन के बाद, उसमें से आपका टैक्स देना पड़ेगा 7,725 रुपीज का। अगर गवर्नमेंट डिमांड करता है आपसे कि टोटल टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल टैक्स की डिमांड करता है आपके एंड ऑफ द ईयर में, देन वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि अगर 1 मंथ का टैक्स आपका है 7,725, तो 12 मंथ्स का तो बहुत ज्यादा होगा, उसको आपको देने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इफ दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 7,725 एज डिवाइडेड इंटू 3 इंस्टॉलमेंट, अगर आपको बोला जाए कि अगर आपका जो अमाउंट है 7,725 पर मंथ, जो भी आपका टैक्स बनता है, उस टैक्स को अगर डिवाइड कर दिया जाए 3 इंस्टॉलमेंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में अगर डिवाइड कर दिया जाए एंड डिडक्ट कर दिया जाए फ्रॉम द सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स का जो सैलरी होगा उसमें से टोटल जो सैलरी निकलेगा, उस सैलरी में से आपका 3 मंथ्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 333 इंटू करके आपको 4 टाइम्स में देना है, तो 3 मंथ्स का आपको एक बार में उसमें से माइनस कर लिया जाए। ठीक। देन इट विल बी इजियर फॉर हिम, यानी कि अगर आपके लिए ऐसा पॉसिबल हो इस फीचर का जो आप मैंने आपको बताया अभी, इस बेनिफिट का, तो आपके लिए बहुत इजियर होगा टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी के टाइम, सैलरी का पेमेंट करने के टाइम पे द एम्प्लॉयर विल डिडक्ट 2,575, यानी कि 7,725 जो सैलरी टैक्स होगा उसको आपको 3 टाइम्स में पेड करना है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने आपके साथ क्या किया, सैलरी आपको दिया, देने के बाद आपसे डिडक्ट कर लिया पहले ही 2,525, सॉरी 2,575 बाई 3, यानी कि 3 महीने का ले लिया एज टैक्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है, जो टैक्स रहेगा उसको सैलरी से काट लिया गया एंड पे द सेम टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पेड कर दिया गया, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच इज नेट ऑफ टैक्स विल बी पेड टू द एम्प्लॉय, यानी कि जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगा आफ्टर टैक्स उसको आपको मतलब एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस क्या होता है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर का इनकम होगा नॉर्मली कैलकुलेटेड इन द असेसमेंट ईयर, एंड टैक्स तो क्या होता है पेड किया जाता है उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन अर्न इनकम इन द ईयर 2018-19, ठीक, अगर कोई पर्सन इनकम अर्न कर रहा है 2018-19 तक, देन इट विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर 1920 में कैलकुलेटेड होगा एंड द टैक्स विल बी ऑल्सो 1920 पेबल होगा। सो द गवर्नमेंट हैज टू वेट, गवर्नमेंट को वेट करना होगा फॉर द फंड टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। उसके बाद अगेन अगर अ पर्सन रिसीव कर रहा है सैलरी 30,000 एज अ मंथली सैलरी, देन द एनुअल इनकम विल बी 3,60,000, इट इज ओके, but we assume that the taxable income of the person is rupees 3,25,000 after deducting till the exemption and deduction, ठीक। तो टैक्स पेबल बाय द पर्सन एज कैलकुलेटेड ऑन द एबव इनकम रुपीज 7,725। अगर 7,725 उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है पेड करने में, तो गवर्नमेंट एक और आपको बेनिफिट देती है कि आप 7,725 का जो टैक्सेबल इनकम रहेगा उसको आपको 3 टाइम में पेड करना है, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट के थ्रू। ठीक, जैसे कि आप ईएमआई में कुछ सामान लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से आपको पेमेंट करना है। बट उसका क्या होगा कि जब सैलरी आपको मिलेगा 30,000 का, तो 30,000 में से मैं सपोज यहाँ पे कर देता हूँ एक, देखिए 30,000 ये आपका सैलरी है 1 महीने का, उसमें से आपको 7,725 यानी कि 7,725 आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 2,575 आपका निकलता है सैलरी। उसके बाद इक्वल्स टू इसका सैलरी टोटल बचेगा 27,425, यानी कि ऑल दी डिडक्शन के बाद आपका सैलरी हो रहा है 30,000, जिसमें से आपको टैक्स काट लिया जा रहा है 2,575। तो उसके लिए आपको टैक्स डिडक्शन करने के बाद आपको पेमेंट किया जाएगा एम्प्लॉय को 27,425, यानी कि 27,425, ये इनका सैलरी, नेट सैलरी जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। आई होप टीडीएस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ,
नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन है मेरा कि रेट्स ऑफ टीडीएस आपका क्या हो? रेट्स ऑफ टीडीएस, कि टीडीएस में कितने तरह के रेट्स होते हैं। ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, अब आपको समझ में तब प्रॉब्लम नहीं होगा। रेट्स ऑफ टीडीएस आपका क्या होता है? इसमें सेक्शंस होते हैं सबसे पहले। ठीक। सेक्शंस में आपका क्या होता है, जैसे कि सबसे पहला आपका आता है सेक्शंस। सेक्शंस में आपका क्या आता है? ठीक। अब टीडीएस में रेट्स आपको समझने, आपको अच्छे से समझना होगा कि टीडीएस में रेट्स क्या होते हैं और सेक्शंस कैसे होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शन सेक्शन आपको कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आता है आपका 192। ठीक। इस सेक्शन का नाम होता है आपका सैलरी, यानी कि सैलरी जो होता है, सैलरी का सेक्शन क्या होता है, 192। इस सेक्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अब आपको क्या होगा, सैलरी में क्या होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द डिडक्टेड टैक्स, यानी कि पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स डिडक्ट करने में, यानी कि एम्प्लॉयर। रेसिपिएंट जो होगा ये भी एम्प्लॉय होगा। उसके बाद टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि सैलरी पेमेंट के टाइम में आपका डिडक्शन कर दिया जाता है। और रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स जैसे कि होता है। और पेमेंट इन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी कि बेसिक एग्जाम्पशन एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पेमेंट करना रहता है। दूसरा यहाँ पे सेक्शन है 194A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सॉरी 194A। इस सेक्शन का नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पूरा नाम मैं बता देता हूँ, इंटरेस्ट अदर देन। ठीक, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इस सेक्शन का नाम है। तो इस सेक्शन का नाम क्या होता है, सेक्शन का जो भी अनदर सेक्शन होता है 194A। और नेचर ऑफ पेमेंट कहलाता है, जैसे कि किसी भी टीडीएस में सेक्शन जो होता है वो 194A 192, आगे और भी सेक्शन होगा। तो उसका इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये जो होता है ये आपका एक नेचर ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये जो है नेचर ऑफ पेमेंट है। अब इसमें क्या होता है, any person other than individual or half who accounts are not required to audit it, यानी कि कोई पर्सन होगा जो इंडिविजुअल और हाफ के अकॉर्डिंग आएगा, जिसका अकाउंट्स रिक्वायर्ड नहीं होता है टू बी ऑडिटेड, यानी कि ऑडिटेड करने में, ऑडिटेड का मतलब समझते हैं आप, ऑडिट का मतलब होता है कि कुछ करेक्शन करना। तो ऑडिट के अकॉर्डिंग आपका कोई भी प्रोफाइल जो है किसी का, जो अकाउंट्स होता है वो ऑडिटेड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि इमीडिएट प्रीसीडिंग जो प्रीवियस होता है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग उनका ऑडिटेड करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ करेक्ट है। तो ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के सेक्शंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे रेसिपिएंट कौन होता है, रेसिपिएंट होता है रेसिडेंशियल पर्सन, जो कि जिनका घर है रेसिडेंशियल पर्सन वो है। उसके बाद टाइम ऑफ डिडक्शन, और डिडक्शन का टाइम क्या होता है, 194A जो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, इसका टाइम होता है आपका एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटिंग द पेई, यानी कि पेई का जो पैसा होता है वो क्रेडिट होता है दूसरे अकाउंट में। तो दूसरे के अकाउंट में जब पेमेंट होता है, जब क्रेडिट होता है, द पेई विच एवर इज अर्लियर, यानी कि पहले ही आपको पेमेंट कर दिया गया, तो उस टाइम पे आपका ये टीडीएस टैक्स जो है कटता है। उसके बाद इसका रेट क्या होता है, देखिए इसका रेट होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। इसका रेट होता है 10%। राइट। इस सेक्शन का रेट होता है 10%। और इसका पेमेंट इन एक्सीड्स, कितना अमाउंट, इसका लिमिट कितना होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट, यानी कि जिसको मैं बोलता हूँ थ्रेश होल्ड लिमिट। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रेश होल्ड लिमिट। थ्रेश होल्ड लिमिट, ये इसका लिमिट होता है। इसका लिमिट कितना होता है, इसका लिमिट होगा आपका 10,000 पर एनम। देखिए मैं लिखता हूँ 10,000 पर एनम, मैं लिखता हूँ पीए। पीए मतलब पर एनम। इफ पेमेंट इज मेड, इफ पेमेंट इज मेड
बाय द बैंक, यानी कि पेमेंट जो रहेगा वो बैंक के अकॉर्डिंग पेमेंट रहेगा। एंड कोऑपरेटिव बैंक, नॉर्मल बैंक से भी जा सकता है और कोऑपरेटिव बैंक से भी जा सकता है। और पोस्ट ऑफिस, ये देखिए, पोस्ट ऑफिस। और 5,000 पर एनम, दो कैटेगरी है, 5,000 पर एनम इन एनी अदर केसेस। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इसका पेमेंट का क्या होता है, कब इसका लिमिट होगा, क्या लिमिट होगा। अगर आप कोई आपसे पूछे कि 194A सेक्शन जो होता है उसका क्या नाम होता है, तो आप बताएंगे इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसका रेट क्या होता है, 10%। तो 10% और 5% दो टो तरीका होता है, ठीक है। 10,000, 10% होता है रेट। और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट दो तरीके का है। पहला है 10,000 पर एनम, अगर 10,000 पर एनम होता है इफ पेमेंट इज मेड बाय द बैंक। मतलब 10,000 लिमिट होता है, अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इसका टैक्स 10% के अकॉर्डिंग लगेगा। और पर एनम यानी कि एक साल का 10%, 10,000। इफ पेमेंट इज मेड, अगर पेमेंट किया जाएगा बैंक के थ्रू और कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू और पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो इनकी तीन कैटेगरी में अगर पेमेंट किया जाता है और प्लस 10,000 से अगर इसका लिमिट बढ़ता है तो टैक्स लगेगा। और ऑफिस, और यानी कि 5,000 पर एनम, यानी कि 5,000 रुपये पर एनम इन एनी अदर केसेस, अगर अदर केसेस यानी कि कैश में पेमेंट हो रहा है या फिर किसी और डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो रहा है, तो एनी अदर केसेस में 5,000 रुपीज लिमिट है। अगर बैंक से ट्रांसफर हो रहा है, कोऑपरेटिव बैंक से और पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो 10,000 का लिमिट है। और एनी अदर केसेस में अगर पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो 5,000 का लिमिट है 1 ईयर। अगर ये दोनों लिमिट क्रॉस होता है तो मेरा 10% के हिसाब से टैक्स देना लगेगा, उसका जितना भी लिमिट क्रॉस होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक। आई होप आपको ये अभी तक ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे होता है। अब थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ता हूँ। थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका मैं बताऊंगा आपको कि 194C, सेक्शन 194C, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 194C। इसका नेम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए, दूसरे मेरा सेशन का नाम क्या है, 194C, कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम है। बट इसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, कॉन्ट्रैक्टर में एडवर्टाइजिंग भी होगा और सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी होंगे। ठीक, दो कैटेगरी हो गए। तो अब यहाँ पे इसका रेट क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल में होगा एनी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और हाफ, कोई पर्सन होगा इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और हाफ हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। पिछले वाले में क्या था, जिसका अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है ऑडिटेड के लिए। बट इसमें क्या होगा, हुज पर्सन आर रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के लिए अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो पर्सन एलिजिबल होगा, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा 194C के अकॉर्डिंग टैक्स पेमेंट करने के लिए। अब इसका जो होगा रेसिडेंट पर्सन होता है। और एट द टाइम, पेमेंट का टाइम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पेई विच एवर इज अर्लियर, यानी कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पेई, पेई के अकाउंट में जब पैसा क्रेडिट होता है तो विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे मैं बताता हूँ रेट ऑफ टीडीएस। इसका रेट क्या होता है, इसका दो रेट होता है। एक होता है 1% फॉर इंडिविजुअल और हाफ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला होगा आपका रेट 1% फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और हाफ, इंडिविजुअल और हाफ। और दूसरा होगा आपका 2% फॉर अदर पे, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि 194C जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिसमें दो तरह के रेट होते हैं। 1% होगा फॉर इंडिविजुअल और हाफ के लिए और 2% होगा फॉर अदर पेई के लिए। अब इसका पेमेंट किस तरीके से होता है, लिमिट क्या होता है। लिमिट इसका होगा 30,000 पर पर्सन
30,000, सॉरी 30,000 पर पेमेंट और 1 लाख पर एनम। यानी कि 30,000 पर पेमेंट, यानी कि आप एक बार पेमेंट कर रहे हैं 30,000 आपका लिमिट है। अगर 30,000 से क्रॉस होता है एक बार में, अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो आपका वहां पे टैक्स बनेगा। और एक और कंडीशन है, और 1 लाख पर एनम, आपका लिमिट पर एनम में 1 लाख से ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरा एक और कंडीशन है, पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट कंट्रैक्टर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया। हु ओन्स 10 or less goods, हु ओन्स 10 or less goods, हु ओन्स 10 or less goods, लेस गुड्स कैरेज एट एनी टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो, गुड्स, सॉरी, गुड्स यहाँ पे कैरेज एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आपका गुड्स कैरेज हो सकता है एट एनी टाइम, ड्यूरिंग द ईयर एंड फर्निशेस पैन, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, बाई ईयर, ड्यूरिंग द ईयर एंड फर्निशेस पैन, ड्यूरिंग द ईयर एंड फर्निशेस पैन। अब इसका मतलब क्या होगा कि 194 contractor including advertising and some subcontractors, one for individual or half, 2% फॉर अदर पे, अदर पे के लिए 2% और 1% के लिए होगा इंडिविजुअल और हाफ के लिए। अब इसका कैटेगरी क्या होगा, 30,000 पर पेमेंट। अगर एक बार में पेमेंट कर रहे हैं आप 30,000 पर पेमेंट तो उसका लिमिट 30,000 है। और अगर आप साल में एक बार पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख पर है ना, आप इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इतना लिमिट है आपका। अब कॉन्ट्रैक्टर हु ओन्स 10 or less गुड्स, यानी कि कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड फर्निशेस पैन, ये दो कैटेगरी में आपका इस तरीके का टैक्स पेमेंट करना होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टीडीएस सेक्शन के ऊपर, जो कि है मेरा 194H। 194H में क्या होगा, इसका नाम होगा कमीशन, कमीशन और ब्रोकरेज। इसका नाम होगा कमीशन और ब्रोकरेज। अब इसमें क्या होगा, इसमें एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और हफ, अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और हफ whose accounts are not required, अगर किसी का अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है ऑडिटेड के लिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, तो इसमें क्या होगा, रेसिडेंट पर्सन होगा। और इसका क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटिंग द पेई विच एवर इज अर्लियर। ठीक। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें सिंपल है, 5% इसका रेट है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ दिस टीडीएस इज 5%। इसमें एक ही रेट है आपका 5%। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट इसका भी एक ही है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, 15,000। अब इसमें देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे 194H का कमीशन का क्या सेक्शन है, तो 194H कमीशन और ब्रोकरेज, रेट ऑफ दिस टीडीएस कितना है, 5% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000। अगर 15,000 से ज्यादा आपका कमीशन होता है तो आपको उसमें 5% का टीडीएस लगने वाला है। ठीक। अब देखिए, मैं दूसरे टीडीएस सेक्शन के ऊपर बढ़ता हूँ। अब होता है आपका रेंट। रेंट का सेक्शन होगा 194I। इस सेक्शन का नाम है रेंट, यानी कि हाउस रेंट आप दे रहे हैं, कुछ भी आप दे रहे हैं तो उसका क्या होता है सेक्शन, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो अब तक, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल में नया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं रेंट के ऊपर। रेंट का टीडीएस सेक्शन में क्या होगा, अब देखिए, रेंट में क्या होता है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, एनी अदर पर्सन फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि किसी का अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, अगर वो इंडिविजुअल और हफ के अकॉर्डिंग में आता है तो ऑडिटेड के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के लिए आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। और उसका पर्सन होता है रेसिडेंट पर्सन। अब इसमें देखिए, इसमें पेमेंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पेई विच इज अर्लियर, सब कुछ सेम है। अब इसमें देखिए दो तरह का कैटेगरी है, दो तरीके का इंटरेस्ट रेट है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ दिस
टीडीएस। नंबर 1, नंबर 1 में आपका आएगा 2%। 2% आएगा फॉर प्लांट एंड मशीनरी। आपका 2% में आएगा फॉर प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद कॉमा, और एक और परसेंट आएगा 10%। 10% फॉर अदर एसेट्स। ये रहा। अगर आपसे कोई पूछे वन रेंट का सेक्शन क्या होता है, 194 आपने बता दिया। अब इसका रेट का क्या होगा, टीडीएस का? सबसे दो तरीके का रेट होगा। सबसे पहला रेट होगा 2% फॉर प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो 2% का आपको टीडीएस देना पड़ेगा। उसके बाद, और अगर कुछ दूसरा अदर एसेट ले रहे हैं, रूम ले रहे हैं रेंट पे, तो आपको 10% का टीडीएस लगेगा। अब इसका लिमिट क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका थ्रेश होल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट इसका होता है यहाँ पे 2,40,000। उसका थ्रेशोल्ड जो लिमिट होगा वो होगा 2,40,000, यानी कि अगर आपका लिमिट 2,40,000 के अंडर है तो आपको कोई भी इसके इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी रेंट का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका 2,40,000 से एक पैसा भी अगर आपका ज्यादा बढ़ता है तो आपको जितना भी आपका होल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आपको 1%, सॉरी 2% या तो 10%। अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी है तो 2% लगेगा। अगर आपका उसके अदर अदर एसेट है तो आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा सेशन क्या है, 194 IA। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट सेशन है 194 IA। इस सेक्शन का नाम यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्शन का नाम होगा ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल। इमूवेबल जो कि मूवेबल नहीं होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि अगर आप एक कुछ फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसको तो आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अब इसका मतलब ये हो गया कि 194 IA सेक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई फ्लैट खरीद के रखे हैं तो उसका आपको ट्रांसफर करना है कि दूसरे के अकाउंट में, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वो इमूवेबल है क्योंकि आप मूव नहीं कर सकते फ्लैट को। बट फ्लैट का जो जो आपका ओनर रहता है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि आप किसी को किसी जमीन को आपने खरीदा हुआ है, आप उस जमीन को भी मूव नहीं कर सकते, बट जमीन के पेपर्स वगैरह हैं किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक। अब इसमें क्या होगा, एनी ट्रांसफरी, तो कोई भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का जो ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरीके का प्रॉपर्टी को, तो वो उसके लिए इस सेशन के अंतर्गत उनका टैक्स पेमेंट करना होगा। अब क्या आता है, अब यहाँ पे एनी ट्रांसफर जो भी है, उसके बाद एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पेई विच एवर इज अर्लियर, जो कि सब में सेम होता है। अब इसमें रेट क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ दिस टीडीएस, रेट ऑफ दिस टीडीएस इज 1%। इसमें भी एक ही तरीके का रेट है 1%। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट इस सेशन के अंदर का क्या होगा, 50 लाख। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको 194 IA के सेक्शन के अंतर्गत इसका ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ दिस टीडीएस इज 1% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट इसका है 50 लाख, क्योंकि लैंड का जो प्राइस होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो एग्रीकल्चरल लैंड और प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो प्राइस होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो ऑब्वियसली आपका 50 लाख रुपीज लिमिट है, अगर उससे ज्यादा जाता है तो आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि मेरा है 194 जे। 194 जे, सॉरी 194 जे। अब 194 जे का मेरा सेक्शन क्या है, पेमेंट, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस,
पेमेंट फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, ठीक, रॉयल्टी एंड डायरेक्टर फीस, रॉयल्टी एंड डायरेक्टर फीस। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 194 जे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है टीडीएस के अकॉर्डिंग। तो 194 जे में क्या होता है, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कुछ आप अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका पेमेंट करना है आपको। और टेक्निकल सर्विस अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका पेमेंट कर सकते हैं। रॉयल्टी रॉयल्टी एंड डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस के अकॉर्डिंग आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी के पेमेंट में आपको 194 जे का सेक्शन के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या, यहाँ पे एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और हफ, जो कि सब में आता हुआ है, हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जिसका अकाउंट रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिटेड के लिए, फॉर दी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो प्रीसीडिंग होगा उसके लिए उसका अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है ऑडिटेड के लिए। तो इस तरह के कैटेगरी के लोगों को इस सेक्शन के अंतर्गत उनका टैक्स पेमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें क्या होगा, रेसिडेंट पर्सन जो भी होगा रेसिडेंट पर्सन, और पेमेंट का टाइम क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पेई विच इज अर्लियर, जैसे कि सब में है उसी तरीके से इसमें भी है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट, इसका रेट। तो रेट ऑफ दिस टीडीएस इज 10%, 10% का रेट है इसमें। और एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट इज ₹30,000। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेमेंट फॉर प्रोफेशनल क्या सेक्शन होगा, 194 जे, टेक्निकल सर्विस के लिए भी सेम और डायरेक्टर फीस के लिए भी सेम। और अगर आपसे पूछे इसका रेट क्या होता है, रेट एक ही होता है, रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। एंड लिमिट क्या होता है, लिमिट 30,000। अगर 30,000 से अगर आपका ऊपर पेमेंट होता है और डायरेक्टर फीस या फिर पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस, तो इसके लिए आपको 10% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि रेट्स ऑफ टीडीएस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस आपको समझ में आया होगा। और रेट ऑफ टीडीएस भी आपने देख लिया कि क्या क्या रेट्स होते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ 2-3 सेकंड के लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, यहाँ तक मेरा टीडीएस ऑफ रेट्स का सेशन कंप्लीट होता है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा एक एग्जाम्पल है, मैं दूंगा। एग्जाम्पल में मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि आप किस टाइम पे आपका डिडक्शन होता है टैक्स का, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स का डिडक्शन किस टाइम पे आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन किस टाइम पे होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द पेयर शुड डिडक्ट, द पेयर शुड डिडक्ट tax either at the time of creating, tax either at the time of crediting. The payer should deduct tax either at the time of the account, crediting the account of the pay। ठीक, अब मैं ब्रैकेट में लेता हूं आई ई, वेन ड्यू, यानी कि जब इसका पेमेंट ड्यू रहे, मैंने ड्यू ले लिया। उसके बाद और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अगर टाइम ऑफ द पेमेंट यानी कि पेमेंट के टाइम पे, मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एक करके, उसका मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब, विच एवर इज अर्लियर। अभी और बाकी है, मैं पहले समझा देता हूँ आपको। देखिए, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इसमें क्या होता है, जैसे कि द पेयर शुड डिडक्ट टैक्स इधर, ठीक, द पेयर शुड डिडक्ट टैक्स इधर एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द अकाउंट, यानी कि पेयर पहले क्या करता है, डिडक्ट टैक्स कर सकता है जब वो पेई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा या फिर क्रेडिट होगा।
उसके टाइम पे, ऑफ द पेई व्हेन ड्यू, अगर ड्यू रहेगा तब। और एक कैटेगरी है कि एट द टाइम ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि दोनों में से जो आपका अर्लियर रहेगा, सबसे इजी प्रोसेस रहेगा, उसको यहाँ पे कर सकते हैं, टाइम डिडक्शन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ सिलिकॉन, सिलिकॉन इंडस्ट्रीज, एक मैंने कंपनी का नाम लिया, सिलिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज received the bill, Silicon Industries has received the bill on 0509 slash 2016, यानी कि 5/9/2016 को मैं उन्हें एक बिल रिसीव किया, एंड मेड द पेमेंट, यानी कि इस पेमेंट को उन्होंने मेड किया, यानी कि पेमेंट को दिया ऑन 11/9/2016, यानी कि 5 तारीख को उन्होंने बिल रिसीव किया और 6 दिन बाद उन्होंने पेमेंट किया 11/9। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन, टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन 05/09/2016, यानी कि टीडीएस जो होगा वो इसी डेट पे डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी डेट पे उन्होंने बिल रिसीव किया था, भले ही उन्होंने पेमेंट बाद में किया, बट बिल तो इसी डेट में रिसीव किया। तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेड इसी टाइम पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नाउ इफ द पेमेंट हैज मेड बाई, अब यहाँ पे कैटेगरी में देता हूं, नाउ इफ द पेमेंट इज मेड बाय सिलिकॉन इंडस्ट्रीज, अगर पेमेंट जो रहेगा सिलिकॉन इंडस्ट्रीज की तरफ से, वो अगर पेमेंट हो जाए ऑन 2/9/2016 इन एडवांस, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन इंडस्ट्रीज को बिल भेजा गया 5/9 को, उन्हें भी पता है कि उनका बिल पेमेंट आने वाला है। अब उन्होंने 5/9 को बिल भेजा गया उनके पास, और उन्होंने पेमेंट किया 11/9 को, तो टीडीएस डिडक्टेड होगा 5/9 के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे कैटेगरी है कि नाउ इफ द पेमेंट इज मेड बाय द सिलिकॉन इंडस्ट्रीज, सिलिकॉन इंडस्ट्रीज का जो पेमेंट है उन्होंने पेड कर दिया बिल उनके पास आने से पहले, जबकि उन्हें पता था 2/9/2016 को, एडवांस में ही उन्होंने पेमेंट कर दिया। ठीक, तो इनका जो टीडीएस होगा, टीडीएस देन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन in this type of case, in this type of case, the TDS to be deducted, deducted on 2/9/2016, यानी कि टीडीएस जो डिडक्टेड होगा वो 2/9/2016 में उसी दिन डिडक्ट हो जाएगा जिस दिन इन्होंने पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट हुई, सही क्यों ना, तो आपका पेमेंट उस दिन हो चुका है, तो 2/9 के हिसाब से इनका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा टीडीएस इनका पेमेंट में से। हाउएवर, हाउएवर इन केस, एक और तरीका है, इन केस ऑफ सैलरी। अब सैलरी के केस में क्या होता है, सैलरी उसके बाद डिविडेंड, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, और डिविडेंड उसके बाद फिर विनिंग अमाउंट, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, उसके बाद क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक, उसके बाद फिर कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स और हॉर्स गेम्स, हॉर्स रेस, हॉर्स रेसेस, फिर उसके बाद टैक्स is to be calculated deducted at the time of payment, is to be deducted at the time of payment। अब इसका मतलब तीन कैटेगरी मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी क्या बताया, नाउ इज द पेमेंट, जो मैंने बताया 2 तारीख को अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो मेरा टैक्स जो है 2 तारीख को ही काटा जाएगा। उसके बाद अगर मैं पेमेंट करता हूँ, हाउ एवर इन दिस केस ऑफ सैलरी, डिविडेंड सैलरी में है, डिविडेंड में, उसके बाद आपका यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, लॉटरीज के अगर पैसा मैं करता हूँ, फिर क्रॉसवर्ड पजल से गेम होता है उसके अकॉर्डिंग, फिर कार्ड गेम्स और हॉर्स रेसेस के अगर मैं
सेलिब्रेट करता हूँ, तो इस सब केसेस में मेरा क्या होगा, टैक्स डिडक्टेड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के टाइम में टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ कैटेगरी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कुछ कैटेगरी देने वाला हूँ आपको। पेमेंट ऑफ टीडीएस टू द गवर्नमेंट, ये एक कंटेंट है। ये कंटेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, पहले होता है दो कॉलम है इनका। एक है नेचर ऑफ पेमेंट, हेडिंग है पेमेंट ऑफ टीडीएस टू द गवर्नमेंट। पहला कॉलम होगा इनका नेचर ऑफ पेमेंट, दूसरा कॉलम होगा टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, मैं लिखने नहीं वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो नेचर ऑफ पेमेंट आपका क्या होगा, टैक्स इज डिडक्टेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेड विदाउट चालान। अगर नेचर ऑफ पेमेंट में क्या होगा कि टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, एंड पेड विदाउट दी चालान, चालान के बिना ही उनको पेड कर दिया गया है। तो टाइम लिमिट फॉर द डिपॉजिट ऑफ द टैक्स क्या होगा, ऑन द सेम डे ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं, नेचर ऑफ पेमेंट में लिख दिया यहाँ पे। ठीक, पहला नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, टैक्स, मैं दिखा देता हूँ आपको। टैक्स इज डिडक्टेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेड, पेड विदाउट चालान। तो इसमें कैटेगरी क्या होगा, मतलब टाइम लिमिट क्या होगा, ऑन दी सेम डे। अब इसका टाइम लिमिट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑन दी सेम डे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑन दी सेम डे, ऑन दी सेम डे ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड। इसका मतलब ये होगा, नेचर ऑफ पेमेंट में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है टैक्स डिडक्टेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेड विदाउट चालान। अगर गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है और इसको आपको बिना चालान के साथ पेमेंट किया गया है, तो इसका टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, ऑन दी सेम डे, सेम डे पे होगा, ऑन विच टैक्स डिडक्टेड, यानी कि टैक्स जिसके ऊपर डिडक्ट किया गया सेम डे पे होगा। नंबर टू पे आपका है टैक्स इज डिडक्टेड बाई और ऑन behalf or on behalf of the government or on behalf of the government and paid by the चालान। अब देखिए इस कैटेगरी में क्या है आपका, यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ। तो पहला में क्या था कि डिडक्ट कर लिया गया था बट विदाउट चालान के साथ डिडक्ट किया गया था। अब इसमें क्या है कि डिडक्ट हुआ है लेकिन चालान के साथ डिडक्ट हुआ है। तो इसका टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, इसका टाइम लिमिट आपका होगा यहाँ पे विद इन, आप ध्यान से देख लीजिए, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड, इन विच टैक्स इज डिडक्टेड। ये रहा, मेरा दो कैटेगरी अभी यहाँ पे हो चुका है, इन विच टैक्स इज डिडक्टेड। इस तरह के कैटेगरी में आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टैक्स इज डिडक्टेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा कैटेगरी मेरा है टैक्स इज डिडक्टेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें आपका टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, मतलब टैक्स इज डिडक्टेड बाय अ पर्सन, टैक्स क्या होगा, डिडक्ट कर दिया गया है पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब मेरा टैक्स मैंने खुद ही डिडक्ट कर लिया, नॉट बीइंग एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक ऑफिसर का, एक ऑफिस में नहीं हूँ और गवर्नमेंट के ऑफिस में मैं ऑफ नहीं करता हूँ।
तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसका टाइम लिमिट क्या होगा, वेयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट होगा इसका यहाँ पे वेयर इनकम, वेयर इनकम इज पेड और अमाउंट इज क्रेडिटेड, where income is paid or amount is sorry, credited in the month of March, in the month of March, April, in the month of March, April यानी कि 30, then where the income, यहाँ पे लिख रहा हूँ where the income is paid, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ where the income is paid or amount is credited, where the income is paid, amount is credited बिफोर मार्च 1, मार्च 1 के पहले बिफोर हो चुका है। इसमें कैटेगरी क्या होगा यहाँ पे, विद इन 7 डेज, यानी कि विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड। ये रहा। अब इसमें कैटेगरी देखिए, पहला है टैक्स डिडक्टेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट। टाइम लिमिट होना चाहिए वेयर इनकम इज पेड, अगर इनकम पेड कर दिया गया और अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 30, तो वेदर द इनकम इज पेड और अमाउंट इज क्रेडिटेड बिफोर मार्च 1, अगर इससे पहले क्रेडिटेड हो चुका है तो आपका विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब लास्ट मेरा है नेचर ऑफ पेमेंट, वो क्या है देखिए मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, टैक्स इज डिडक्टेड बाय अ पर्सन not being an office of the government, being an office of the government and the assessing, and the assessing office and the assessing officer has permitted, यानी कि assessing ऑफिसर ने परमिशन दे दिया। ठीक, असेसिंग ऑफिसर ने परमिशन दे दिया है क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे उन्होंने परमिशन दिया है, क्वार्टरली डिपॉजिट, क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर मतलब 3 महीना होता है, तो क्वार्टरली बेसिस ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स। सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 192 कॉमा 194 ए कॉमा 194 बी एंड 194 एच, इस 4 सेक्शन के अंतर्गत इसको दिया गया है। तो इस सेक्शन में आपका टाइम लिमिट क्या होगा सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, टाइम लिमिट होगा सबसे पहले जुलाई 7, उसके बाद अक्टूबर 7, फिर कॉमा जनवरी 7, फिर कॉमा यहाँ पे होगा एंड अप्रैल 30। अब देखिए मैं आपको समझाने वाला हूँ, टैक्स इज डिडक्टेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग एन ऑफिस, ठीक, नॉट बीइंग एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द असेसिंग ऑफिसर, अगर असेसिंग ऑफिसर उनके पास नहीं है तो परमिटेड असेसिंग ऑफिसर जो है परमिटेड हुआ है, परमिशन दिया है क्वार्टरली डिपॉजिट, क्वार्टरली डिपॉजिट के लिए ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 192, अंडर सेक्शन 194 ए, अंडर सेक्शन 194 डी एंड 194 एच के अकॉर्डिंग। देन द लिमिट इज जुलाई 7, अक्टूबर 7, जनवरी 7 एंड अप्रैल 30, यानी कि लिमिट होगा उनका जुलाई 7, अक्टूबर 7, जनवरी 7 एंड अप्रैल 30। इन सभी केस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे होने वाला है। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने वाला हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक में करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाए। देखिए सबसे पहले मैंने आज आपको दिखाया कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉर्मली कैलकुलेटेड इन द असेसमेंट ईयर एंड टैक्स इज पेड देयर आफ्टर। अगर
इनकम होता है जो नॉर्मली कैलकुलेट होता है इन असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट होता है, और टैक्स क्या होता है, पेड होता है देयर आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन अर्न इनकम इन द ईयर 2018-19, इट विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर 1920, 1920 में कैलकुलेटेड होगा। उसके बाद इट विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर 1920, एंड द टैक्स, टैक्स जो होगा वो ऑल्सो भी कैलकुलेटेड होगा, पेबल होगा 1920 में। So the government has to wait for the fund till the end of the previous year. Previous year तक उनके वेट करना पड़ेगा। Again, if a person receive a rupees 30,000 as monthly salary के अकॉर्डिंग 30,000 उन्हें मिल रहा है, then the annual income will be 3,60,000. We assume that the taxable income of the person is 3,25,000 after deducting till the exemption and deduction, यानी कि डिडक्शन के हिसाब से उनका सैलरी अगर होता है 3,25,000, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टैक्स पेबल क्या होगा, टैक्स पेबल बाय द पर्सन एज कैलकुलेटेड ऑन द अबव इनकम इज रुपीज 7,725। अब इसमें कैटेगरी है कि 7,725 किसी को अगर यहाँ पे टैक्स देने में प्रॉब्लम हो रहा है, पेड करने में, तो उनका यहाँ पे कैटेगरी क्या होगा, तो उनका कैटेगरी यहाँ पे होने वाला है 7,725 का कैटेगरी। तो 7,725 के अकॉर्डिंग उनको गवर्नमेंट देता है एक बेनिफिट। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि थ्री, यहाँ पे थ्री कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। थ्री कैटेगरी यानी कि थ्री इंस्टॉलमेंट के थ्रू। तो जब आप थ्री इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो आपको यहाँ पे 30,000 सैलरी है, जिसमें से आपको थ्री इंस्टॉलमेंट होता है। पहला इंस्टॉलमेंट 2,575 मंथ में कट जाएगा आपके टीडी बैंक अकाउंट से, जब सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और आपका सैलरी यहाँ पे होगा 27,425, यानी कि नेट अमाउंट आपको पेमेंट किया जाएगा 27,425। अब यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है, रेट ऑफ टीडीएस आपका बहुत सारा होता है। सबसे पहला आता है आपका 194 टू 192 सेक्शन सैलरी आता है। नेक्स्ट आपका आता है 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसका मतलब आपका होगा कि 194A के तहत आपको 10% थ्रेशोल्ड लिमिट होगा, 10% का रेन सेक्शन होगा, 10% रेट, और थ्रेशोल्ड लिमिट होगा 10,000 पर एनम, यानी कि पर एनम का मतलब एक साल का। 10,000 पर एनम इफ द पेमेंट इज मेड बाय द बैंक, अगर पेमेंट करेगा बैंक अकाउंट से, कोऑपरेटिव बैंक से और पोस्ट ऑफिस से, देन 5,000 पर एनम इन एनी अदर केस के लिए 5,000 देना पड़ेगा। इसके बाद 194C में कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, 1% फॉर इंडिविजुअल और हाफ 2% फॉर अदर पेई, 30,000 पर पेमेंट, और 1 लाख पर एनम, यानी कि 30,000 का आप एक बार में पेमेंट कर सकते हैं, या तो अदरवाइज आप 1 लाख का पर एनम पेमेंट कर सकते हैं एक साल में। ठीक। अब आपका यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर आपका हु ओन्स 10 और लेस गुड्स कैरेज एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंड फर्निश्ड पैन। ठीक, ये आपका हो चुका है। उसके बाद तीसरा है 194H, कमीशन और ब्रोकरेज। रेट ऑफ दिस टीडीएस इज 5% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000। और 194I रेंट में क्या होता है कि रेट ऑफ दिस टीडीएस 1%, तो यहाँ पे 1% नहीं, सॉरी 2% होगा। तो रेट ऑफ दिस टीडीएस यहाँ पे दो तरीके का होता है। पहला होगा 2% फॉर प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा होगा 10% फॉर अदर एसेट्स, और थ्रेशोल्ड लिमिट होगा 2,40,000। ठीक, 2,40,000 इनका थ्रेशोल्ड लिमिट होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि 194IA, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, रेट ऑफ दिस टीडीएस इज 1% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50 लाख। 50 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट होगा। उसके बाद द पेमेंट फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एंड डायरेक्टर फीस, रेट होगा इसका 10% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट होगा 30,000। तो 194J होगा। और यहाँ पे डिडक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है टाइम का, द पेयर शुड डिडक्टेड टैक्स अर्लियर ईदर एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पेई, आई व्हेन ड्यू और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन इंडस्ट्रीज हैज रिसीव्ड द बिल ऑफ 5/9, अगर रिसीव कर रहा है 5/9 को और बिल में पेमेंट कर रहा है 11/9 को, देन टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो 5/9 को ही डिडक्ट होगा। अगर इफ द पेमेंट इज मेड बाय द सिलिकॉन इंडस्ट्रीज ऑन 2/9 को अगर पेमेंट कर रहा है सिलिकॉन इंडस्ट्रीज ने, तो एडवांस में पेमेंट कर दिया, देन इनका टाइप ऑफ केस, इन इन इस तरीके के केसेस में क्या होगा, टीडीएस आपका डिडक्ट होगा ऑन 2/9/2016 को। ठीक। उसके बाद
हाउएवर इन केस ऑफ सैलरी, अगर सैलरी मेरा दे रहा है तो इन केस ऑफ सैलरी, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और हॉर्स रेसेस, अगर इस तरीके का कैटेगरी होगा तो टैक्स टू इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट होगा आपका, टैक्स डिडक्टेड बाय योर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेड विदाउट चालान। टाइम लिमिट होगा ऑन द सेम डे और विच टैक्स इज डिडक्टेड। दूसरा है टैक्स इज डिडक्टेड बाय योर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेड बाय द चालान। टाइम लिमिट होगा विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड। Tax is deducted by a person not being an office of the government. Time limit where income is paid or amount is credited in the income month of March, April 30. Will whether the income is paid or amount is credited before March 1 within 7 days from the end of the month in which tax is deducted. अब यहाँ पे होगा टैक्स इज डिडक्टेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग एन ऑफिस ऑफ द government and the assessing officer has permitted quarterly deposit of the tax under section 194A, 194D, 194H। तो इसके लिए टाइम लिमिट होगा जुलाई 7, अक्टूबर 7, जनवरी 7 एंड अप्रैल 30। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे कि इन इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, कैसे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न कैसे फिलअप करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कि फिर लाइबिलिटी टू डिडक्ट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स। उसके बाद फिर आएगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ टीडीएस यूजिंग टैली आरपी9। इन सारे कैटेगरीज के मैं ऊपर बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट में। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके 1 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, ये देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।